वेलकम एवरीवन। हम लोग रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन पढ़ रहे थे। लास्ट वीडियो में हमने प्रोकैरियोट के अलग अलग तरीके के जीन रेगुलेशन देखे थे। उसके बाद हम यूकैरियोट्स में रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन देखे। आज हम लोग दूसरे टॉपिक पे बात करेंगे जिसको कहते हैं पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन, मतलब ट्रांसक्रिप्शन से क्या बना आरएनए, आरएनए में क्या क्या बदलाव आते हैं। तो पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन लास्ट लेक्चर में भी हम समझे थे कि ये तीन तरह की चीजें होती है, कैपिंग, स्प्लाइसिंग और पॉलीरेडिलाइजेशन। तो ये तीनों काफी इंपॉर्टेंट है। तो आज के लेक्चर में हम कैपिंग को समझेंगे। तो कैपिंग क्या होता है? कैपिंग पहला जो पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन है, आरएनए डीएनए से आरएनए बन जाता है। और सबसे पहला जो चेंज आता है, आरएनए के 5 प्राइम एंड में एक कैप लगता है। ये फर्स्ट पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन। याद रखना है, स्प्लाइसिंग, पॉलीएडिलाइजेशन ये सब बाद में होता है। सबसे पहले क्या होता है? कैपिंग होता है। और कैपिंग में होता क्या है, एक 7 मेथाइल ग्वानोसिन इस आरएनए के 5 प्राइम एंड से जुड़ जाता है। जो आरएनए बन रहा है उसी के 5 प्राइम एंड से क्या जुड़ता है? 7 मेथाइल ग्वानोसिन। इसी को कैपिंग कहते हैं। इसमें एक अनयूजुअल चीज होता है कि ये जो जुड़ता है ये 5 प्राइम और 5 प्राइम के बीच जुड़ता है। हमेशा 5 प्राइम और 3 प्राइम जुड़ता है। लेकिन कैपिंग एक खास जगह है जहां 5 प्राइम दोनों एंड के 5 प्राइम साइड जुड़ते हैं। और जुड़ते किससे हैं? ट्राइफॉस्फेट लिंकेज। इन सबको अभी डिटेल में समझेंगे कैसे क्या होता है। तो ये क्यों होता है? मैसेंजर आरएनए के स्टेबिलिटी में अगर ये कैप ना लगे तो क्या होगा? कुछ सेल में एंजाइम्स होते हैं, एक्सोन्यूक्लियस, वो आके आरएनए को काटना शुरू कर देंगे। तो जैसे ये टोपी लग जाता है, कैपिंग हो जाता है, तो वो उसको काट नहीं सकते। दूसरा क्या है? न्यूक्लियर एक्सपोर्ट। जैसे हम लोग जानते हैं कि आरएनए कहाँ बनता है? न्यूक्लियस के अंदर। तो जो आरएनए में कैप नहीं लगेगा उसको न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म में नहीं जाने देता। और प्रोटीन सिंथेसिस कहाँ होता है? साइटोप्लाज्म में या राइबोसोम पे। तो वहां वो निकल ही नहीं पाएगा। ये एक और इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है जिसको हम लोग देख भी चुके हैं ट्रांसलेशन इनिशिएशन में, कि ये बाइंड करता है किसको? यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर्स को। तो ये कब शुरू होता है? तो इसको, इसका शुरुआत ये नहीं है कि पूरा ट्रांसक्रिप्शन हो जाए उसके बाद हो। ये को ट्रांसक्रिप्शन ही होता है। इसका क्या मतलब हुआ कि जैसे ही डीएनए से आरएनए बन रहा है, 20-30 न्यूक्लियोटाइड जुड़ गया, तो एक तरफ क्या होगा? प्री मैसेंजर आरएनए बनना शुरू होगा। उसी समय कैपिंग शुरू हो जाता है। मतलब डीएनए से आरएनए बना, 20-30 न्यूक्लियोटाइड जुड़ा, तभी एंजाइम्स आके कैप लगाना शुरू कर देते हैं। हम लोग फिर से ये सवाल पूछ रहे हैं कि कैपिंग क्यों जरूरी है? अगर नहीं हो तो क्या ऐसा हो जाएगा? तो जो 5 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस सेल में होते हैं, इनका काम होता है 5 प्राइम एंड से आरएनए को या डीएनए जो भी हो उसको काटना शुरू कर देना। तो कट जाएगा तो आरएनए धीरे धीरे टूट जाएगा। तो इसको रोकना बहुत जरूरी है। और जैसे ही बन रहा है, अभी हम लोग देखें कि जैसे ही 20-30 न्यूक्लियोड बनता है, ये तुरंत शुरू हो जाता है। किसके लिए? प्रोटेक्शन के लिए, कि इसका डिग्रेडेशन ना चालू हो जाए। अगर बहुत बन गया उसके बाद भी हो तो तब भी डिग्रेडेशन हो सकता है, इसीलिए स्टार्ट में ही कैप लगाया जाता है। और इसको क्या किया जाता है? मार्क किया जाता है कि ये मार्किंग हो जाएगा तो आरएनए पॉलीमरेज और अच्छे से ट्रांसक्रिप्शन करता रहेगा। और अगर मैसेंजर आरएनए में कैपिंग नहीं है तो बाकी की जो प्रक्रिया है, स्प्लाइसिंग, पॉलीएटिलाइजेशन, फिर न्यूक्लियस से बाहर एक्सपोर्ट, ये कोई काम नहीं हो सकता। तो कैपिंग फर्स्ट चीज है जिसको होना ही है। अब इनके स्टेप्स को देखेंगे कि आरएनए कैपिंग किससे होती है। तो कहाँ हो रहा है? न्यूक्लियस में। और आरएनए पॉलीमरेज का एक खास जोन होता है जिसको क्या कहते हैं? सी टर्मिनल डोमेन। इस सी टर्मिनल डोमेन में कुछ हेप्टापेप्टाइड रिपीट्स होते हैं जिनको डिटेल में हम लोग को नहीं जानना है। वहां पहले फॉस्फोराइलेशन होता है। मतलब जो आरएनए पॉलीमरेज का सी टर्मिनल डोमेन है, वहां कुछ फॉस्फेट ग्रुप जुड़ेंगे। उसके जुड़ने के बाद ही जो कैपिंग के लिए एंजाइम होंगे जो इसमें 5-7 मेथाइल गुआनोसिन ऐड करेंगे, तभी ये आ सकते हैं, उससे पहले नहीं आ सकते। तो इसके स्टार्ट के लिए बहुत जरूरी है जो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम है उसमें फॉस्फोराइलेशन हो। तो ये सब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जानने के लिए अच्छा है। इसके स्टेप इंपॉर्टेंट है कि ये कैसे होता है। तो पहला स्टेप है रिमूवल ऑफ द गामा फॉस्फेट। अब ये गामा फॉस्फेट क्या है?
तो ये आरएनए चेन होगा 20 न्यूक्लियोटाइड का। जो सबसे लास्ट है 5 प्राइम एंड है, उसमें क्या होगा, 3 फॉस्फेट लगा होता है। तो जो पहला होता है उसको अल्फा, दूसरे को बीटा और तीसरे को गामा कहते हैं। लंबा आरएनए है, पूरा नहीं दिखाया गया है समझाने के लिए आरएनए, और 3 फास्फेट इसमें जुड़े हैं। तो ये क्या है, एंड में 3 ट्राइफॉस्फेट है, और ये 5 प्राइम एंड है। ये अल्फा, ये बीटा, ये गामा फॉस्फेट है। तो सबसे पहले जो गामा फॉस्फेट है, उसको यहाँ आके एक एंजाइम आता है जिसका क्या नाम है, आरएनए। आरएनए को काट रहा है, इसलिए आरएनए का एंजाइम है। किस तरफ काट रहा है, 5 प्राइम एंड पर। तो आरएनए 5 प्राइम 5 डैश ट्राइफॉस्फेटेज। किसको काट रहा है, ट्राइफॉस्फेट है, तो ट्राइफॉस्फेट को जो काटेगा उसका नाम है ट्राइफॉस्फेटेज। तो ये एक फॉस्फेट काट देता है, तो आरएनए के पास अब क्या बचा, 2 फॉस्फेट बचा। तो सबसे पहला स्टेप क्या है, रिमूवल ऑफ गामा फॉस्फेट। कौन कर रहा है, आरएनए 5 डैश या 5 प्राइम ट्राइफॉस्फेटेज एंजाइम कर रहा है। तो इस तरह से हम देखेंगे तो हमको और अच्छे से समझ में आएगा कि ये क्या है, आरएनए का जो पहला न्यूक्लियोटाइड होगा। तो फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड जुड़ा होगा, इसके बाद दूसरे और सारे न्यूक्लियोटाइड होंगे। ये इसका शुगर है, इसमें इसका नाइट्रोजन बेस जुड़ा है और 3 फॉस्फेट है। तो आरएनए 5 डैश ट्राइफॉस्फेटेस आया, एक फॉस्फेट को काट दिया, तो इसमें क्या बचा, 2 फॉस्फेट बचा। इसके बाद कौन आता है, एडिशन ऑफ जीएमपी, एक जीटीपी आता है। और क्या करता है, अपना गुआनोसिन और एक फॉस्फेट इसमें जोड़ देता है, और बाकी 2 फॉस्फेट निकाल देता है। इस रिएक्शन को कौन कर रहा है, गुआनिल ट्रांसफरेज। गुआनिल ट्रांसफरेज नाम क्यों क्या है, क्योंकि ये ट्रांसफर कर रहा है किसको, जीटीपी के जीएमपी को। गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट में गुआनोसिन है, 3 फॉस्फेट है। गुआनोसिन का क्या होता है, ये नाइट्रोजन बेस है, ये शुगर है, और 3 फास्फेट होता है। उन 3 फास्फेट में से 2 निकल जाता है, एक फास्फेट बनता है। और ये हमारा पहले का अनकैप्ड आरएनए था, जिसमें कितने फास्फेट थे, 2 फास्फेट। अब जो जीएमपी आया, ये पूरा ग्वानोसिन है, और इसका एक फॉस्फेट इससे जुड़ जाता है। तो ऐसे भी समझ सकते हैं कि जो आरएनए था उसका लास्ट बेस था जिसमें 2 फास्फेट थे, जीटीपी आया। जीटीपी अपना जी और एक फास्फेट दे दिया, तो ये क्या बन गया, जी, एक जी का फास्फेट और 2 पहले से जो यहाँ फास्फेट था जो पहला बेस था उसका, और 2 फास्फेट निकल गया। ये जो बॉन्ड बन रहा है इन दोनों के बीच, ये किसका, ये भी 5 प्राइम एंड है, ये भी 5 प्राइम एंड है। तो इसको क्या कहते हैं, 5 डैश 5 डैश ट्राइफॉस्फेट बॉन्ड। ये अनयूजुअल होता है। जो भी चीज साधारण ना हो, असाधारण हो, उसमें कुछ खास बात होता है। तो ये असाधारण बॉन्ड है जो नॉर्मली नहीं बनता, बन गया तो ये क्या होगा, असाधारण। और असाधारण हो गया तो क्या हुआ, रेजिस्टेंट टू न्यूक्लियस। इस बॉन्ड को एक्सो न्यूक्लियस काट नहीं पाता। तो इसीलिए जैसे ही ये स्ट्रक्चर इसमें जुड़ जाता है, क्या होता है, ये एक्सो न्यूक्लियस से बच जाता है। तो एक हम लोगों का क्या ऑब्जेक्टिव था सेल का, कि आरएनए जो बनेगा उसको एक्सो न्यूक्लियस एंजाइम से बचाना है। तो बचाना क्या है, तो ऐसा बॉन्ड बना दो जो काट ना पाए। तो यहाँ कौन सा बॉन्ड बना दिया, 5 डैश 5 डैश ट्राइफॉस्फेट बॉन्ड बन गया। और एक क्या जुड़ गया है, ग्वानोसिन बन गया है। और इसमें कौन गुआनोसिन दिया, एक जीटीपी है जो डोनर का काम किया। तो एक सेकंड स्टेप क्या हुआ, फर्स्ट स्टेप क्या था, गामा फॉस्फेट अलग हुआ, 2 फॉस्फेट इसमें बच गया। फिर जीटीपी आया, उससे गुआनोसिन और एक फॉस्फेट आके 5 डैश 5 डैश ट्राइफॉस्फेट बॉन्ड बना दिया, जो अनयूजुअल है और जिसको न्यूक्लियस नहीं तोड़ पाएगा। और इसमें कौन प्ले किया रोल, एंजाइम आरएनए गुआनिल ट्रांसफरेज। गुआनिल को ट्रांसफर किया, तो इसलिए गुआनिल ट्रांसफर। इसका जो थर्ड स्टेप है बहुत आसान है। इसमें क्या होता है, जो ग्वानिन बन चुका है, अभी क्या था पहले, फिर से एक बार याद कर लेते हैं। 3 फॉस्फेट था, उससे क्या हुआ, एक टूट गया, 2 फॉस्फेट बना। फिर क्या हुआ, इस फॉस्फेट से एक फॉस्फेट और ग्वानिन ग्वानोसिन जुड़ गया। नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, इसमें एक मेथाइल ग्रुप ऐड होता है। मेथाइल ग्रुप ऐड होता है कहाँ पे होता है, नाइट्रोजन के 7 नंबर पे। तो ये जो गुआनोसिन जुड़ा है इसके 7 नंबर पे होगा। तो इसका अगर गिना जाए 1 2 3 4 5 6 7, तो ये वाला जो नाइट्रोजन है ये 7 नंबर का होता है। आप अगर नाइट्रोजन पे याद किए होंगे तो ये 7 नंबर का नाइट्रोजन होता है। तो यहाँ बहुत क्लियर नहीं है, क्योंकि आप देख सकते हैं थोड़ा फिगर गड़बड़ हो गया है, इसको और बड़ा करना चाहिए था। तो यहाँ कौन जुड़ा है नाइट्रोजन के 7 नंबर पे, मेथाइल, मेथाइल ग्रुप।
तो ये थर्ड स्टेप क्या है, मिथाइलेशन ऑफ किसका, ग्वानिन का। यहाँ कुछ नहीं हो रहा है, जो ग्वानिन जुड़ा था ग्वानोसिन एक फास्फेट लेके उसके सेवेंथ नंबर नाइट्रोजन पे क्या किया, नेक्स्ट स्टेप में मेथाइल ग्रुप जोड़ दिया और इसका क्या नाम देख दिया, कैप जीरो फॉर्मेशन। तो ये पूरा क्या कहलाता है, कैप जीरो। अभी हम लोग आएंगे कि इसको जीरो क्यों कह रहे हैं। तो क्या हो रहा है, ग्वानिन N7 और एंजाइम का क्या नाम है, ग्वानिन के नाइट्रोजन सेवेंथ नंबर के नाइट्रोजन पे क्या कर रहा है, मेथाइल को ट्रांसफर कर रहा है। तो इसका बहुत आसान नाम है ग्वानिन N7 मेथाइल ट्रांसफरेज। क्या ट्रांसफर किया, एक मेथाइल ग्रुप। और ये मेथाइल ग्रुप आता किससे है, सैम से। सैम कौन है, एस एडिनोसाइल मेथियोनिन। इससे एक मेथाइल ग्रुप ट्रांसफर हो जाता है N7 पोजीशन पे। तो क्या था, अब तक ग्वानिन जुड़ा था एक फॉस्फेट से, दो फॉस्फेट निकल चुका था, तो पहला न्यूक्लियोटाइड दो फॉस्फेट था। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या हुआ, एक मेथाइल ग्रुप जुड़ गया, कहाँ, 7 पोजीशन पे ग्वानिन के। तो इसको M7 ऐसे लिख देते हैं। इसको बेसिक कैप कहते हैं, क्या, या कैप जीरो। एंजाइम क्या था, ग्वानिन N7 मेथाइल ट्रांसफरेज। और कोफैक्टर क्या था जो मेथाइल दिया, एस एडिनोसाइल मेथियोनिन। अब इसको कैप जीरो कहते हैं। कभी कभी क्या होता है, एक और मेथाइल ग्रुप जुड़ता है। तो ये मेथाइल ग्रुप कहाँ जुड़ेगा, जो पहला न्यूक्लियोटाइड है उसके ऑक्सीजन से। यहाँ देखिए दिख रहा होगा कि एक मेथाइल ग्रुप यहाँ भी जुड़ गया है, वो सेकेंड स्टेप में होता है। तो इसको जीरो क्यों कहा जा रहा है, ये समझिए। ये जो आरएनए का था, ये फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड था, इसके नीचे सेकेंड थर्ड चलता रहेगा। तो जब ग्वानिन पे जुड़ता है, वो क्या है, उसको जीरो माना गया। पहले जीरो आता फिर वन, तो ये तो वन पहले से सिंथेसिस है, तो इसको इसलिए जीरो कहा जाता है। तो कैप में ग्वानिन पे जुड़ा तो किस पे जुड़ा, जीरो। और जब इस पे जुड़ता है उसको क्या कहा जाता है, कैप वन। कभी कभी इसके बाद जो सेकंड में होता है उस पे भी जुड़ता है, तो उसको क्या कहते हैं, कैप टू। एक यहाँ अंतर है, इसमें जो कैप मेथाइल ग्रुप जोड़ता है उसको क्या कहते हैं, ग्वानिन N7 मेथाइल ट्रांसफरेज। जो पहला न्यूक्लियोटाइड के ऑक्सीजन पे जुड़ता है उसको क्या कहते हैं, 2 ओ राइबोज मेथाइल ट्रांसफरेज। क्योंकि ये राइबोज शुगर पे कर रहा है, ये ग्वानिन पे किया था। ये ध्यान रखने वाला बात है। पहला जो मेथाइल ग्रुप आया जिसको कैप जीरो कहते हैं, वो ग्वानिन के सेवेंथ नाइट्रोजन पे आया। और ये वाला कहाँ आया, राइबोस शुगर के ऑक्सीजन पे सेकेंड पोजीशन पे। तो ये क्या हो गया, 2' O। ये ऑक्सीजन से जुड़ा है, ये नाइट्रोजन से जुड़ा है, इसीलिए O कहा जा रहा है। किससे जुड़ा है, राइबोस से। और फिर क्या ट्रांसफर हुआ, मेथाइल ट्रांसफर। फिर कौन मेथाइल दिया, एडोमेट, एडुनोस एस एडिनोसाइड मेथियोनिन। तो इसमें क्या हो रहा है, एक बार फिर समझते हैं। 3 फॉस्फेट था, ये पहला न्यूक्लियोटाइड था, इसका एक फॉस्फेट हट गया। फिर जीटीपी आया, अपना गुआनोसिन और एक फॉस्फेट दे दिया। फिर N7 मेथाइल ट्रांसफरेज आ गया, क्या किया, इसके 7वें नंबर पे मेथाइल ग्रुप जोड़ दिया, जिसको हम लोग कैप जीरो कहते हैं। फिर क्या हुआ, 2' O राइबोसाइल मेथाइल ट्रांसफरेज आया, जो इसके फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड के ऑक्सीजन पे मेथाइल ग्रुप जोड़ दिया। तो जो सारे यूकैरियोट्स होते हैं, यहाँ लिखा है, सब में कैप जीरो होता है। मतलब ग्वानिन पे 7 नंबर पे मेथाइल ग्रुप। जो वर्टिब्रेट्स और प्लांट्स होते हैं उसमें कैप वन जीरो तो लगा ही होता है, जीरो के साथ कैप वन भी लगता है। जीरो तो एसेंशियल है, उसके बाद वन भी लगता है। वन कहाँ लगता है, पहला न्यूक्लियोटाइड पे, इसीलिए इसको कैप वन कहते हैं। कुछ कुछ में, जैसे मैमल्स में स्पेशली हायर जैसे हम लोग हैं, इसमें कैप टू भी होता है। एक 7 पे, फिर पहले न्यूक्लियोटाइड पे, फिर सेकेंड नंबर N मतलब न्यूक्लियोटाइड, उसमें भी मेथाइल। कोई पूछे कैप जीरो कैप वन कैप टू क्या है, तो कैप जीरो जो गुआनिसिन के 7 पे मेथाइल ग्रुप जुड़ा है, कैप वन जो पहले न्यूक्लियोटाइड के ऑक्सीजन से जुड़ा है, और कैप टू क्या, जो उसके बाद वाले न्यूक्लियोटाइड से जुड़ा है। तो हायर यूकैरियोट्स में क्या होता है, सेकेंड पोजीशन पे कैप वन भी लगता है और कैप टू भी लगता है। और कैप टू कौन लगाता है, 2' O मेथाइल ट्रांसफरेज, क्योंकि ये ऑक्सीजन से जुड़ रहा है, नाइट्रोजन से नहीं। तो एक केस हम लोग देख रहे हैं कि ये फाइनल इसका स्ट्रक्चर क्या हुआ, कैसे एग्जाम में आए तो हम लोग लिखेंगे, उसको भी समझेंगे। वो सब रिएक्शन याद नहीं रहेगा तो कैसे इसको प्रेजेंट करेंगे। तो सबसे पहले क्या हुआ कि गुआनिन में क्या लगा है, कैप किस पोजीशन पे, 7, तो एम को शो करते हैं मिथाइल से। तो M7G का क्या मतलब हुआ,
7 मेथाइल गुआनोसिन, गुआनोसिस के 7 नंबर नाइट्रोजन में मेथाइल ग्रुप, तो उतना बड़ा स्ट्रक्चर ना बना के हम लोग M7G लिख देंगे तो सबको पता चल जाएगा कि 7 मेथाइल गुआनोसिन के में मेथाइल ग्रुप जुड़ा है। उसके बाद क्या था, फॉस्फेट था, 5 प्राइम डाइब में 3 फॉस्फेट था, फिर 5 प्राइम से जुड़ा था, फिर पहला न्यूक्लियोटाइड था। तो 3 PP क्या है, अनयूजुअल ट्राइफॉस्फेट लिंकेज। तो जब एग्जाम में लिखना होगा तो ऐसे लिखना होगा, पहले 7 मेथाइल गुआनोसिन को 5M7G, फिर 5 5 5 5, इसके बीच में क्या है 3 फॉस्फेट, जो लास्ट उसमें देखे थे हम लोग स्लाइड में कि कैसे जुड़ता था, और ये भी 5 प्राइम एंड से है। फिर पहला न्यूक्लियोटाइड, उसमें क्या हो गया था, एक मिथाइल जुड़ा, फिर ये फॉस्फेट से दूसरे न्यूक्लियोटाइड में जुड़ा, फिर तीसरा चौथा न्यूक्लियोटाइड, ऐसे चलता रहेगा। अगर ये कैप 1 हो गया, कैप 2 होगा तो यहाँ भी एक मिथाइल लिख सकते हैं। तो फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड कोई भी हो सकता है, AgCO, एम का मतलब मिथाइल ग्रुप, और मिथाइल ग्रुप हमेशा फर्स्ट और सेकेंड में जुड़ता है तो वो ऑक्सीजन पे जुड़ता है। ये स्ट्रक्चर क्या है, बहुत यूनिक है, और क्या करता है, यूकैरियोटिक मैसेंजर आरएनए को सारे आरएनए से अलग बनाता है। अब मान लीजिए क्वेश्चन एग्जाम में आ गया तो इसको कैसे बनाया जाएगा कि ये आसान हो, जल्दी बन भी जाए, लिख भी सके, कोई दिक्कत ना है। तो हम लोग फिर से उसी चीज को समझेंगे, लेकिन इसमें कोई बड़ा डायग्राम नहीं, आसान तरीके से। तो क्या आसान था, बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड 20 बन चुके थे, उसको N से, और हमेशा न्यूक्लियोटाइड किससे जुड़ता है, फॉस्फेट डाई फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड से, तो उसके बीच में क्या लिखते हैं, P। और जो मैसेंजर आरएनए था उसका एक छोर जो 5 प्राइम होगा उसमें कितना P रहेगा, 3P। पहले स्टेप में एक P को निकाल दिया, तो 3 के जगह यहाँ क्या हो गया, 2P हो गया, और एक Pi निकल गया। सेकेंड स्टेप में क्या होता है, इसमें GTP आएगा, किसमें, 2P और N के, NP, मतलब पहला न्यूक्लियोटाइड, ये सेकेंड न्यूक्लियोटाइड, दो शो करते हैं कि अगर आप दो कैप 2 भी लगाए तो वो भी बाद में दिखा सके। GTP आया, इसका क्या होता है, GMP ऐड होता है, मतलब एक G और एक P। तो यहाँ इस स्ट्रक्चर में क्या जुड़ गया, GPP, और जुड़ किससे रहा है, 5 प्राइम 5 टाइम, इसको भी दिखा सकते हैं, और दो फॉस्फेट अलग हो गया। फिर क्या आया, मेथाइल ग्रुप जुड़ेगा, कहाँ जुड़ेगा, गुआनोसिन के 7 पोजीशन पे, तो इसको इसके आगे क्या लिख देंगे, M7, बस, और कुछ नहीं करना है। अगर याद है कि ये डोमेट आ रहा है तो लिख दो, नहीं याद है तो कोई दिक्कत नहीं, डायरेक्ट मिथाइल ग्रुप भी लिख सकते हैं। और एंजाइम का नाम याद होना जरूरी है, तभी अच्छे नंबर मिलेंगे, कि फॉस्फेटेज है, गुआनिल ट्रांसफरेज है, N7 मिथाइल ट्रांसफरेज है। तो ये जुड़ गया, तो ये क्या हो गया, कैप 0। और अगर कैप 1 भी दिखाना है एक नंबर ज्यादा पाने के लिए, तो फिर कौन सा एंजाइम आता है, 2' मेथाइल ट्रांसफरेज। ये कहाँ कैप जुड़ेगा, जो पहला न्यूक्लियोटाइड होगा। तो ये जो पहला न्यूक्लियोटाइड है उसमें अब कैप जुड़ गया, कैप 1, दूसरा भी दिखाना है तो फिर इसी स्टेप को दिखा के यहाँ एक M लिख दीजिए और लिख दीजिए कैप 2। अगर किसी के पास ज़्यादा टाइम है और कलाकारी दिखाना चाहते तो ये फी को रेड से कलर कर दे, फिर दिखाएं कि पहले में एक पी अलग हुआ, दूसरे में जी और पी आया, जी को अलग कलर से कर दे। फिर क्या करना है, फिर मिथाइल ग्रुप आया तो इसको एम लिख दे, पहले M7, वही चीज हो रहा है, तीन अलग अलग तरीके से है। फिर दोबारा कैप लग रहा है M2 पे, तो यहाँ फिर M बना दे, इसको और भी कोई कलर से कर सकते हैं। तो इस तरह से एग्जाम के लिए आसान तरीका है इसको बनाने का। यहाँ देखिए एक ही N लिखा है, आप चाहे दो लिखिए, N लिखिए, लेकिन सही होना चाहिए। तो ये जो कैपिंग एंजाइम कॉम्प्लेक्स है जो सारे एक के बाद आते हैं, ये क्यों आते हैं, अभी बताए कि RNA पॉलीमरेज 2 के फॉस्फोराइलेशन होगा तभी आएंगे। ये क्या करता है, हाई एफिशिएंसी करता है, और ये कब हो रहा है, जब 20-30 न्यूक्लियोटाइड, तो एक तरफ आगे का ट्रांसक्रिप्शन चलेगा और शुरुआत में कैपिंग भी होता रहेगा, जिससे एंजाइम करेक्टली ओरिएंटेड रह सके। तो आरएनए कैपिंग से क्या फायदा हुआ, प्रोटेक्शन हुआ डिग्रेडेशन से, क्योंकि 5 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस आके काट देता, अब एक ऐसा बॉन्ड बना दिए 5' ट्राइफॉस्फेट लिंकेज, और मिथाइल भी जोड़ दिए जिससे वो आ ना सके और काट ना सके। हम लोग ट्रांसलेशन में पढ़ चुके हैं कि कैप को कौन रिकॉग्नाइज करता है, यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर 4, ये कैप से बाइंड करता है, तभी इनिशिएशन आगे बढ़ता है। फिर बता रहे हैं आरएनए प्रोसेसिंग, अभी आगे के लेक्चर्स में हम लोग स्प्लाइसिंग और पॉलीएटिलाइजेशन पढ़ेंगे, ये तभी होगा जब कैपिंग हो चुका होगा।
न्यूक्लियर से जाना होगा बाहर, तब भी क्या होगा, कैप को एक प्रोटीन बाइंड करता है, कैप बाइंडिंग कॉम्प्लेक्स, यही बाहर ले जाने में मदद करता है। तो जब तक कैप नहीं, ये बाहर नहीं जा सकता। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि ये कैपिंग हो, इन तीनों के वजह से तो हो रहा है, एक और इसका रीजन है सेल वर्सेस नॉन सेल। जो हायर ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें कैपिंग होता है, और जो फॉरेन वायरस होते हैं उनके आरएनए में कैपिंग नहीं होता है। तो सेल को पता चल जाएगा ये वायरस का आरएनए आया है, उसमें कैप नहीं है, तो उसको डिस्ट्रॉय कर देगा और अपने को नहीं करेगा। तो एक चीज और देख लेते हैं कि कैप में क्या क्या बाइंड करता है। कैप बाइंडिंग कॉम्प्लेक्स बाइंड करता है न्यूक्लियस में, किसके लिए, स्प्लाइसिंग के लिए भी, और इसको न्यूक्लियस से एक्सपोर्ट करके बाहर जाने के लिए भी। यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर 4 ही बता चुके हैं कि ये इनिशिएशन में मदद करता है, रिकॉग्नाइज करता है कैप को। और आगे एक और यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर था 4F, जो 3 सब यूनिट से बना होता था। ये भी राइबोसोम के रिक्रूटमेंट में, याद होगा, इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स बनता था, उसके जुड़ने में भी कैप का रोल होता है। और अभी बताए कि जिसमें कैप नहीं होता, वायरल इन्फेक्शन, कि वायरल के आरएनए में कैप नहीं होता, तो इसको क्या कहता है, ये उसको पहचान करने में, तो उसका कैप नहीं है तो उसको काट देगा, हमारे मैसेंजर आरएनए में कैप है तो उसको नहीं काटेगा। तो इसके क्या सिग्निफिकेंस है, फिर से दोबारा रिपीट कर रहे हैं कि अनकैप टोपी नहीं होगा तो डिग्रेड हो जाएगा, ट्रांसलेशन अच्छे से नहीं हो पाएगा क्योंकि इनिशिएशन की जरूरत है, और इम्यून डिफेंस, कि अपना कौन सा आरएनए है और वायरल का कौन सा आरएनए, ये जानने के लिए है। लेकिन कुछ वायरल बहुत चालाक होते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग है। एक है इन्फ्लुएंजा वायरस। ये जब सेल में आता है तो इसके पास ऐसा एंजाइम होता है जो सेल के आरएनए का कैप काट के अपने में जोड़ लेता है। तो इसको भी सेल नहीं समझ पाता, ये सेल को मूर्ख बनाता है, और फिर हम लोग को इन्फ्लुएंजा जैसा बीमारी हो जाता है। तो ये क्या करता है, कैप स्नैच करता है, मतलब उसका कैप पकड़ के चोरी करके अपने में, कोई आप टोपी पहन के जा रहे हैं, कोई आके टोपी आपका निकाल के खुद पहन लिया। अगर मान लीजिए वो किसी कंपनी का हो तो लगेगा कि वो भी उसी का है, लेकिन वो अपना नहीं होगा। तो ये इन्फ्लुएंजा करता है। एक और है वैक्सीनिया वायरस। ये कैप अपना बना लेता है, कि सेल में जब आए कैप पहन लेगा अपना बना के, कि सेल इसको बाहर फॉरेनर ना समझ सके। और क्या इसका रिलेवेंस है, कुछ सिंथेटिक आरएनए भी बनते हैं, वैक्सीन में कई जगह यूज होते हैं, उसमें भी इसका लाइफ बढ़ाने के लिए इसको आर्टिफिशियल कैपिंग किया जाता है। तो एक बार आप जो पढ़े हैं उसको रिवाइज कर लेते हैं, एग्जाम में आए तो इसको पढ़ के भी हम जा सकते हैं क्या है, ये किस तरह का मॉडिफिकेशन है, जब ट्रांसक्रिप्शन चल रहा है तभी हो रहा है, किस जगह हो रहा है, 5 प्राइम एंड पे क्या ऐड होता है, 7 मेथाइल गुआनोसिन, कौन सा बॉन्ड खास फॉर्मेशन होता है, 5 प्राइम 5 प्राइम ट्राइफॉस्फेट लिंकेज, की एंजाइम क्या है, 3 है। एक ट्राइफॉस्फेट को काटता है, ट्राइफॉस्फेटेज है, एक गुआनोसिन देता है, गुआनिल ट्रांसफरेंस है, और तीसरा मेथाइल ट्रांसफरेंस। अगर ये भी नाम याद रखा तो भी ठीक है। एनर्जी सोर्स क्या है, जीटीपी है, और सैम आता है जो मेथाइल ग्रुप देता है, वो भी एनर्जी के लिए होता है। कहाँ हो रहा है, न्यूक्लियस में। फंक्शन क्या है, प्रोटेक्शन, ट्रांसलेशन, इनिशिएशन, स्प्लाइसिंग में एक्सपोर्ट। कितने तरह के कैप होते हैं, 0 1 2। अब प्रेजेंट क्या होते हैं, सारे यूकैरियोट में, प्रोकैरियोट में बहुत रेयर है, और वायरस में तो और भी है। तो आज हम लोग क्या सीखे, कि मैसेंजर आरएनए बिना कैप के जल्दी डिग्रेड हो जाता है। वैसे ही जो हम लोग इंसान है, अगर हम लोग सही से सोचेंगे नहीं, दिमाग नहीं करेंगे, तो हमारा भी क्या होगा, डिग्रेडेशन होता रहेगा। इसीलिए सोचना, सही चीजों को जानना बहुत जरूरी होता है। दूसरा क्या है, कैप 5 प्राइम एंड पर होता है, मतलब मैसेंजर की शुरुआत ही सिक्योर हो जाती है। तो ट्रांसलेशन भी वैसे ही स्टार्ट होगा। तो लाइफ में भी क्या है, अगर शुरुआत आपका अच्छा हो तो सब कुछ अच्छा होगा। अगर शुरुआत ही गड़बड़ हो जाए तो आगे की सारे रिएक्शन गड़बड़ होंगे। तो अगर कैपिंग ना हो तो मैसेंजर आरएनए क्या हो जाएगा, डिग्रेड हो जाएगा, बिना प्रोटीन मतलब उसका पूरा एग्जिस्टेंस बेकार है। तो हमें भी अगर लाइफ में पर्पस नहीं ढूंढा कि हमको आगे क्या करना है, तो सब गड़बड़ हो जाएगा। तो इसी तरह हम मैसेंजर आरएनए से, सेल से सीख सकते हैं कि लाइफ ये क्या है, ये नेचर बना है ऐसे, तो हम लोगों को भी नेचर से वैसा अडाप्ट करना चाहिए। तो आपको आज का वीडियो कैसा लगा ये जरूर बताएं। कुछ डाउट्स हो तो कमेंट करें, और जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए वो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि नए नए वीडियोस रोज आपको मिलते रहेंगे। थैंक यू।